हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक्सपेरिमेंट से जो ना 1820 में ऑस्टेड द्वारा किया गया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था? वो एक्सपेरिमेंट ये था कि यहाँ पर आपको ये जो डॉट दिख रहा है और ये क्रॉस दिख रहा है, ये डायरेक्शन बता रहा है और यहाँ पर डायरेक्शन है करंट का। ये केवल करंट का नहीं, हम लोग बाद में दूसरी चीज़ों का भी डायरेक्शन इस तरह से दिखाते हैं। ये डॉट का मतलब है आउटसाइड, माने कि प्लेन से बाहर आ रहा है, आउट ऑफ प्लेन परपेंडिकुलरली। और ये क्रॉस का मतलब है इनटू द प्लेन, वो भी परपेंडिकुलरली। तो ये डॉट और क्रॉस का मतलब है। तो यहाँ पर डॉट का मतलब ये है कि एक इलेक्ट्रिक वायर है जिसमें करंट पास कर रहा है और करंट का डायरेक्शन किधर है? वो हमारी तरफ आ रहा है। यहाँ पर है आउट ऑफ प्लेन, मतलब मेरी तरफ आ रहा है, और यहाँ पर है इनटू द प्लेन, हमसे दूर इस स्क्रीन के प्लेन में जा रहा है। और इसके चारों तरफ उसने क्या किया? एक मैग्नेट रख दिया है, ठीक है। और ये जो ब्लू से दिख रहा है कलर कलर्ड किया हुआ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। क्या आप देख रहे हो यहाँ पर कि ये सारे नॉर्थ पोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो रहे हैं। नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, नॉर्थ पोल का डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर है, यहाँ पर डायरेक्शन इधर है। अब जब हम करंट का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, अभी हमारी तरफ करंट आ रहा था, अब करंट हमसे दूर इनटू द प्लेन जा रहा है, तब ये देखिए नॉर्थ पोल का डायरेक्शन चेंज हो गया और ये अब भी एक सर्किल बना रहा है। और इसका डायरेक्शन किधर है? टेंजेंशियल। सर्किल के जो है एक सर्किल हम बना सकते हैं और इस सर्किल के टेंजेंशियल उसका डायरेक्शन है। देखिए नॉर्थ पोल का डायरेक्शन टेंजेंशियल है। और यदि यहाँ पर हम ये मैग्नेट ना रख के, छोटा टाइनी टाइनी जो सो यहाँ पर मैग्नेट रखा हुआ है, कंपास मैग्नेट, वो ना रख कर यदि हम फाइलिंग रख दें, यहाँ पर आयरन फाइलिंग्स, लोहा का बुरादा, आयरन फाइलिंग्स इसके चारों तरफ रख दें, इस करंट के चारों तरफ, तो हमें क्या मिलता है कि वो लोहा का जो बुरादा है, जो आयरन फाइलिंग्स है, वो क्या होता है? वो एक सर्किल में बन जाता है। एक सर्किल यहाँ बना, एक सर्किल नेक्स्ट टाइम बना, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल बनाते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है सो ऑस्टेड ने किया था 1820 में। यहाँ पर देखिए एक तरफ करंट है और दूसरी तरफ मैग्नेट है, और ये मैग्नेट जो है सो रेस्पॉन्ड कर रहा है करंट को। डायरेक्शन चेंज कर दिया, इसने भी डायरेक्शन चेंज कर लिया, और यहाँ पर तो आयरन फाइलिंग रखा हुआ है और वो गोल गोल जो है सो सर्किल्स बना रहे हैं। इसके पहले तक, इस एक्सपेरिमेंट के पहले तक लोगों को ढंग से पता नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेट, ये दोनों कपल्ड हैं या अलग अलग हैं। लोग कुछ कहते थे कि ये अलग है, ये अलग है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात कर रहे हैं और वो असर डाल रहा है मैग्नेट पर। तो इसका मतलब है कि दोनों में कुछ तो रिलेशन है। अब आगे हम बात करते हैं करंट एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस एक्सपेरिमेंट को देखकर आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर मैग्नेट जो है क्यों रेस्पॉन्ड कर रहा है? आप इस जगह पर चार्ज रख दीजिए, चार्ज, और यहाँ पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड आपने दे दिया है तो इस पर एक फोर्स लगता है, राइट? इस पर एक फोर्स लगता है। सिमिलरली हम ये सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो है यदि कोई हम मैग्नेट रख देते हैं और वो फोर्स फील कर रहा है, इसका मतलब एक मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर, जिसको हम बी से डिनोट करेंगे, वो है, उसका प्रेजेंस है। तो ये मैग्नेट जो टाइनी कंपास मैग्नेट है, निडल मैग्नेट जो है, वो क्यों फोर्स फील कर रहा है, क्यों आप इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है? वो ऐसा इसलिए मूव कर रहा है कि इस डायरेक्शन में फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उसको जनरेट किसने किया? यहाँ सोर्स क्या है? करंट। करंट आखिर है क्या? करंट जो है सो उसने इसको जनरेट किया है। पिछले एक्सपेरिमेंट से, जो ऑस्टेड का 1820 एक्सपेरिमेंट है, उससे हमें पता चला कि ये जो करंट है वो क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन करंट क्या है? करंट तो खुद ही चार्ज है, लेकिन रुका हुआ नहीं, मूविंग चार्ज है। ये मूविंग चार्ज है, एक्सेलरेटेड नहीं है, नॉट एक्सेलरेटेड।
याद कीजिए जो करंट पिछले चैप्टर में बताए थे, उसमें बताए थे कि जब किसी भी कंडक्टर में हमारे पास करंट है तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं सो मूव करते हैं, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं उसका स्पीड होता है VD कहते हैं उसको, ड्रिफ्ट स्पीड कहते हैं। और वो ड्रिफ्ट स्पीड कुछ मिलीमीटर पर सेकेंड होता है और ये कांस्टेंट होता है, ये चेंज नहीं करता टाइम के साथ, एक्सलेशन नहीं है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हो करंट, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में है और वो भी कांस्टेंट स्पीड से मोशन में। तो यहाँ पर जो चार्ज है इस केस में इलेक्ट्रॉन, वो मूव जब कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये बात याद कीजिए, एक चार्ज यहाँ पर रख दिए हैं हम, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना, राइट। ये स्टैटिक चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बना। यही चार्ज जो है सो मूविंग चार्ज है, ये मूविंग चार्ज है, तो अब ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। तो सेम चार्ज जब रुका हुआ है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, और वही चार्ज जब मूव करने लगा तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दोनों कपल्ड, क्योंकि ये दोनों का सोर्स कौन है, चार्ज ही है। और ये चार्ज आप जो देख रहे हो यदि रुका हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको नजर आएगा जो भी क्रिएट करेंगे, और जब यही चार्ज मूव करने लगता है किसी स्पीड से तो यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। तो सोर्स क्या है, सोर्स है मूविंग चार्ज, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है मूविंग चार्ज, और रुका हुआ चार्ज सोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसलिए ये दोनों कपल्ड हैं, दोनों इंटरबाइंड हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दोनों इंटरबाइंड हैं, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। इसलिए जो चार फोर्सेस की बातें हम करते हैं कि जो हम नेचर में चार फोर्सेस हैं, वो चार फोर्सेस की जब हम बातें करते हैं तो पहला कहते हैं ग्रेविटेशन फोर्स है, दूसरा कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हम इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्स की बात नहीं करते, दोनों को मिलाकर बात करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इंडिपेंडेंट नहीं है, वो कपल्ड है, वो इंटरवाइंड है, एक दूसरे के से जुड़ा हुआ है। और दो और जो फोर्सेस हैं वो न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स है और न्यूक्लियर वीक फोर्स है, ये चार फोर्सेस हैं। तो हम यहाँ पर ये बताने चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इलेक्ट्रिसिटी का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और मैग्नेटिक फोर्सेस, वो दोनों को हम अलग अलग काउंट नहीं करते, दोनों को एक ही में काउंट कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों कंबाइंड है, कपल्ड है। यहाँ पर जो है बस एक बार फिर कह देते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट होता है वो रुका हुआ चार्ज से होता है, और जब चार्ज वही चार्ज मूव करने लगता है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। तो सोर्स क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, करंट है, मूविंग चार्ज। आप कहोगे वो तो ठीक है, लेकिन मेरे पास एक मैग्नेट है, वो भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। हाँ, वहाँ पर कौन सा चार्ज मूव कर रहा है, वहाँ पर हम आएंगे, वो थोड़ा सा रिलेटेड है लेकिन थोड़ा सा अलग है, लेकिन सेम चीज़ है। वहाँ भी करंट है, एक तरह का करंट हो या ना हो, करंट से मतलब नहीं है, मतलब है मूविंग चार्ज से। तो मूविंग चार्ज वहाँ भी है, कैसे है वो हम उस नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर में मैग्नेटिज्म पढ़ना है। तो ये था करंट का एज ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब करंट कितना बनाएगा मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह यदि कोई करंट जा रहा है यहाँ पर कितना मैग्नेटिक फील्ड है, उसको बताने से पहले हम क्यों ना ये देख लें कि यदि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है और हम एक टेस्ट चार्ज रखते हैं तो ये फोर्स कितना फील करता है, QE, राइट। वैसे यहाँ पर यदि मैग्नेटिक फील्ड है B, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में आपने देखा कि मैग्नेट जो है वो उसको रेस्पॉन्ड करता है, वो फोर्स फील करता है। तो मैग्नेट के जगह पर यदि हम, जैसे यहाँ पर देखिए ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना है किसकी वजह से बना है, ये कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज रखा हुआ है यहाँ पर, और उस चार्ज ने क्रिएट किया है इस मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नेटिक नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पास हमने एक टेस्ट चार्ज स्मॉल q रख दिया, Q0, ये इस पर फोर्स फील कर रहा है, ठीक है। वैसे ही ये जो क्या कहता हूँ इसे, मैग्नेटिक फील्ड है, इसको किसने बनाया, किसने क्रिएट किया होगा, कोई जो चार्ज है मूव कर रहा है, ये मूविंग चार्ज जो है, जिसको करंट भी कह सकते हैं, मूविंग चार्ज या करंट कहिए, उसने इसको जनरेट किया है।
ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया और जब हम दूसरे टेस्ट चार्ज को यहाँ पर रखते हैं वो फोर्स फील करता है, वैसे ही ये मैग्नेटिक जो मूविंग चार्ज है उसने यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया। अब यहाँ पर हम यदि एक टेस्ट चार्ज तो नहीं रखेंगे ना, यहाँ पर क्या था मूविंग चार्ज, तो मूविंग चार्ज रखेंगे यहाँ पर जो है सो हम फिर मूविंग चार्ज रखेंगे। मूविंग चार्ज ने क्रिएट किया मैग्नेटिक फील्ड, हम उसी जगह पर यदि मूविंग चार्ज रख देंगे तो ये एक फोर्स फील करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। इसको मैग्नेटिक फोर्स कहे, इसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहे। वो कितना होगा, क्यों नहीं इसी के बारे में पहले हम डिस्कस कर लें, इससे पहले कि हम ये बताने चले कि ये जो करंट है, जो मूविंग चार्ज है, वो कितना मैग्नेटिक फील्ड एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस पर बताएगा। तो ये जो काम है वो लॉरेंस ने किया, यहाँ पर आपको दिख रहा है। ये तो इलेक्ट्रिक फोर्स है सिंपली, जो आप पर बता रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज रख दीजिए, स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। और ये दूसरा वाला जो है ये हो गया मैग्नेटिक फोर्स। तो दोनों ही फोर्स एक साथ में लिख दिया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स है दोनों ही, इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, इधर इलेक्ट्रिक और इधर मैग्नेटिक। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बारे में तो नहीं बताना है क्योंकि उसके बारे में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर फर्स्ट चैप्टर था, वो तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए हैं। अब हम बात करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो मैग्नेटिक फोर्स है चार्ज टाइम्स क्यू भी क्रॉस पी। ये लॉरेंस ने एक्सपेरिमेंट करके ये ऑब्जर्वेशन निकाला कि मैग्नेटिक फोर्स जो है उस पर जो है कितना लगता है, जो चार्ज है जो मूव कर रहा है, यहाँ पर हम जिस चार्ज को मूव करा रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, उसका वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होता है। ये किस किस चीज़ पर प्रोपोर्शनल होता है, दो चीज़ों पर, केवल Q और E पर के प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फोर्स। ये मैग्नेटिक फोर्स है, केवल Q से काम नहीं चलेगा क्योंकि मैं इसको तो मूव भी करना है तो उसका वेलोसिटी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। और जैसे ये मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फोर्स जो है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि ये जो है सो फोर्स के प्रोपोर्शनल है, आप फोर्स चार्ज के प्रोपोर्शनल है। ये जो मूविंग चार्ज है उसका क्वांटिटी आप बढ़ा देंगे तो उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा। यदि आपने उसका वेलोसिटी बढ़ा दिया तो भी ज़्यादा फोर्स लगेगा। यदि आपने मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा दिया तो भी ज़्यादा फोर्स लगेगा। यदि आपने एंगल बिटवीन ये वेलोसिटी और बी उसको चेंज कर दिया तो भी ये फोर्स चेंज होगा। और इनफैक्ट वो दोनों के बीच के जो एंगल है उसका साइन उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो इन सबों को मिलाकर ये सारे एक्सपेरिमेंट करके आप देख सकते हो। बाकी सारे पैरामीटर को फिक्स रखिए, एक एक करके आप पैरामीटर को चेंज कीजिए। बाकी सब भी थीटा फिक्स रखिए, क्यू को वैरी कीजिए, आपको डायरेक्ट मिलेगा। यदि आप उसके बाद में इधर क्यू रखें इधर FM रखें तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये तो आप यहाँ से कह सकते हो कि एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। वैसे ही आप दूसरा एक्सपेरिमेंट कीजिए, आप क्यू को भी फिक्स रखिए, बी को भी फिक्स रखिए, साइन थीटा को भी फिक्स रखिए, केवल भी को चेंज कीजिए आप। उसके बाद मैग्नेटिक जो फोर्स है उसको दीजिए। ये केवल स्लोप चेंज होता रहेगा, स्लोप चेंज होता रहेगा लेकिन ओरिजिन से होकर पास करेगा और सबसे स्ट्रेट लाइन रहेगा। ऐसे ही बाकी सबको भी आप देख सकते हो। तो यहाँ से आपको मिल गया ये क्वांटिटी। तो ये एक्सपेरिमेंट करके लॉरेंस ने बताया। इसका क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है सो क्रॉस प्रोडक्ट है, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसमें साइन थीटा टर्म होगा। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है वो हो गया Q भी क्रॉस P, तो इसमें आ गया भी B साइन थीटा, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन किधर है, नॉर्मल। तो सबसे पहले देखिए ये जो इसका जो डायरेक्शन है फोर्स, मैग्नेटिक जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है V के और परपेंडिकुलर है B के। ये उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में V और B है। तो मान लीजिए हमारा जो स्क्रीन है उस प्लेन में B इधर है एक्स एक्सिस की तरफ मान लीजिए, और ये वाई एक्सिस जो दिख रहा है उधर इसका स्पीड है, इधर मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो होगा V क्रॉस B, मतलब कि ये माइनस जेड एक्सिस की तरफ। ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो किधर आएगा, वो आएगा माइनस जेड एक्सिस की तरफ। ये यूनिट वेक्टर है, तो ये ऐसा दिखेगा। और यदि दोनों ये V और B दोनों यदि पैरेलल हो गए
ये यदि V और B दोनों पैरेलल हो गए, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया, तब आपको कोई फोर्स नज़र नहीं आएगा, कोई मैग्नेटिक फोर्स नज़र नहीं आएगा। B के डायरेक्शन में यदि आप V को रख दे मूव कराएं, तब इस पर कोई फोर्स नज़र नहीं आएगा। और मैक्सिमम फोर्स नज़र आएगा यदि ये इसके परपेंडिकुलर चल रहा हो तो। और फोर्स का डायरेक्शन इस प्लेन का, हमारे स्क्रीन के प्लेन के परपेंडिकुलर है, और इस केस में K माइनस K, ये X है, Y है, ये जाएगा इधर परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा डायरेक्शन माइनस K। इसको हम इस क्रॉस से दिखाते हैं, ये डायरेक्शन हो जाएगा। अब हम B का जरा डायमेंशन निकाल लेते हैं, देखते हैं कि डायमेंशन क्या है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हमें कोई ना कोई फार्मूला लेना पड़ता है। यहाँ पर जो फार्मूला है F इक्वल टू क्यू भी B साइन थीटा। यहाँ से B हमें मिल गया F डिवाइडेड बाय क्यू भी साइन थीटा। इस फार्मूला को हम यूज करेंगे डायमेंशन निकालने के लिए और यूनिट निकालने के लिए। तो सबसे पहले डायमेंशन निकालते हैं। B का डायमेंशन क्या होगा, जो F का डायमेंशन है, जो Q का डायमेंशन है, F का डायमेंशन, Q का डायमेंशन, भी वेलोसिटी है, इसका डायमेंशन, और साइन थीटा तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसको छोड़ देते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या हुआ, मास में 1, लेंथ में 1, टाइम में -2। Q जो है, Q को हम या तो Q लिख सकते हैं, लेकिन SI यूनिट में Q को नहीं लिया गया है करंट को, क्योंकि करंट को मेजर कर सकते हैं, चलिए Q को केवल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चार्ज होता है एम्पियर टाइम्स टाइम, ये है ना, करंट इज इक्वल टू Q बाई टी है ना। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, Q इक्वल टू IT आया, ये आ गया, और V जो वेलोसिटी है LT माइनस 1। यहाँ से आप जो है सो निकाल सकते हो कि देख लीजिए आपका क्या आया, डायमेंशन आया m t टू द पावर, ये तो t खत्म हो गया, t टू द पावर -2 I टू द पावर, इसको पावर नहीं कहते हैं। मास में डायमेंशन 1 है, टाइम में डायमेंशन -2 है, और I एम्पियर में जो डायमेंशन है वो -1 है। ये आपका डायमेंशन आ गया। यूनिट यदि देखें तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहीं से देखते हैं फिर यूनिट। ये न्यूटन है, पर कूलाम है, और ये क्या है, ये मीटर, ऊपर में सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। सो न्यूटन सेकेंड कूलाम मीटर, इसको हम लोग टेस्ला कहते हैं। कैपिटल टी से डिनोट करते हैं, और पूरा टी नहीं लिखेंगे, टेस्ला। ये ऐसा यूनिट है, लेकिन टेस्ला बहुत बड़ा यूनिट है। आपको पता है कि जो MRI किया जाता है, वहाँ पर जो मैग्नेट यूज किया जाता है वो कितने टेस्ला का होता है, वो हार्डली 3 टेस्ला का, मैक्सिमम 3 टेस्ला, उससे ज़्यादा में लोगों को परेशान कर देगा। तो 3 टेस्ला जो है सो बस वही यूज किया जाता है MRI में, जो द बेस्ट MRI जो है कहीं पर, तो 3 टेस्ला से ज़्यादा कोई नहीं यूज करेगा। दुनिया का जो सबसे बड़ा जो है बिगेस्ट मैग्नेट जो है वो है 13 टेस्ला का, और वो कहाँ पर है, वो जहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन पॉसिबल किया जा रहा है, ITER, ये जो फ्रांस में है ITER बन रहा है, जहाँ पर फ्यूजन रिएक्शन जो है पॉसिबल कराया जा रहा है, वहाँ पर जो है मैग्नेटिक कन्फाइनमेंट किया जा रहा है, और ये जो है वहाँ पर 13 टेस्ला का। तो बहुत बड़ा यूनिट है, राइट। तो छोटा यूनिट क्या है, छोटा यूनिट CGS वाला ले लेते हैं, उसको गॉस कहते हैं, और एक गॉस जो है वो कितना होता है, 10 पावर -4 टेस्ला होता है, 10,000 टाइम्स स्मॉलर। तो ये भी यूनिट हम लोग यूज करते हैं, और नहीं तो लिखने के तो टेस्ला में लिखेंगे हम, माइक्रो यूनिट, माइक्रोन वगैरह यूज करेंगे, मिली माइक्रोन ऐसे। अब धरती जो है अपना, उसका भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है, राइट। और उस धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, वो कुछ ऑर्डर है आपका, मान लीजिए 36 माइक्रोन, माइक्रो टेस्ला, समथिंग इस ऑर्डर का है, 36 माइक्रो टेस्ला ऑर्डर का। तो माइक्रो ले रहे हैं यहाँ पर, बहुत छोटा है। तो ये था आपका किस तरीके से फोर्स लगता है, जैसे कि हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को रख देते हैं, टेस्ट चार्ज, तो उस पर एक फोर्स लगता है,
वैसे ही यदि किसी हम मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज नहीं, मूविंग चार्ज को रख देंगे तो उस पर जो फोर्स लगेगा वो दिया जाता है लॉरेंज फोर्स से, क्यू भी क्रॉस बी। यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, तो इसका मतलब है डायरेक्शन जो फोर्स का होगा भी के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर होगा। और यदि उसके बीच में हम एंगल ले लें तो क्यू भी बी साइन थीटा कह सकते हैं। ओके, अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो अभी तो हमने क्या बताया कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर बी, इस पर एक चार्ज रख दिया और चार्ज मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स लगा वो हमने बताया कि मैग्नेटिक फोर्स लगा क्यू भी क्रॉस बी। यदि हम करंट कैरिंग कंडक्टर की बात करें, मान लीजिए हमारा करंट है, कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, इसमें आई करंट जा रहा है, तो करंट का क्या मतलब है? मतलब है चार्ज मूव कर रहा है पर सेकेंड, आई जो चार्ज है जो मूव कर रहा है किसी भी क्रॉस सेक्शन से। तो जब भी हम करंट कहते हैं हम तो बात कर ही रहे हैं मूविंग चार्ज की, राइट। तो मूविंग चार्ज यहाँ पर है ही, और वो जो चार्ज मूव कर रहा है वो किस स्पीड से मूव कर रहा है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट स्पीड जो है उसी स्पीड से वो मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। कौन मूव कर रहा है? चार्ज क्या है? चार्ज है इलेक्ट्रॉन, माइनस दे दिए, और वही इस कंडक्टर में मूव कर रहा है। तो चार्ज यदि मूव कर रहा है और ये यदि हमारा मैग्नेटिक फील्ड में है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हमारा है इनटू द प्लेन है, दे दिए हैं, ठीक है, तो ये कोई फोर्स जो है फील करेगा। जब ये चार्ज मूविंग चार्ज फोर्स फील करता है तो यहाँ भी बहुत सारे मूविंग चार्ज हैं, बहुत सारे मूविंग इलेक्ट्रॉन है, वो फोर्स फील करेंगे, और एज ए रिजल्ट वो पूरा का पूरा वायर एक फोर्स फील करेगा। वो कितना होगा वो निकालते हैं। तो सिंपली यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा? क्यू भी क्रॉस बी। बी तो यहाँ पर लगा दिए हैं, अभी मैंने दिखा दिया यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ताकि दिखाने के सेक से, फॉर द सेक ऑफ जस्ट शोइंग। लेकिन क्या है कि ये इसके बीच में कोई एंगल हो सकता है जो 90 डिग्री नहीं है, वो भी चलेगा। यहाँ पर हम सिंपली पूरा जनरल फॉर्म लिख रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट के रूप में। तो भी कौन सा हो जाएगा? ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगा, और बी एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ फील्ड है वो दिया हुआ है। चार्ज यहाँ पर कितना होगा वो निकालिए। अब इसका कोई हम लेंथ ले लेते हैं, मान लीजिए हमारा लेंथ ले लिए यहाँ से यहाँ तक, एल लेंथ ले लिए। इस एल लेंथ का जो वायर है उसमें कितना चार्ज है जो मूव कर रहा है? तो जो मूव करने वाला है चार्ज कौन है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर इस एल लेंथ में, वो आप बताइए। यहाँ पर जो चार्ज है वो कितना है? सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं। इसका क्रॉस सेक्शन, हम वायर दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम क्रॉस सेक्शन दिखाए नहीं, लेकिन वो तो कुछ तो होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए ए है, लेंथ एल है, ये क्या हो गया आपका? ये वॉल्यूम हो गया। वॉल्यूम को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए एन से। एन क्या है? एन है नंबर ऑफ चार्ज, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आपको बताया था कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका? मटेरियल का। कॉपर में 10⁻28 के करीबन होता है, और ऐसे ही सब में। एल्युमिनियम में थोड़ा कम होगा, सिल्वर में वही कॉपर के ऑलमोस्ट होता है। तो ये जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है उसको मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया। ये क्या मिल गया? ये हमें मिल गया नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन दिस लेंथ एल, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया, उसको यदि हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दें, हर एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है? ई का वैल्यू जो है सो 1.6 टाइम्स 10⁻⁻19 कूलम होता है। अब इतना लंबा कौन लिखेगा, बार बार ई लिख दिए। तो ये चार्ज आ गया आपका जो इस यहाँ पर है, इस लेंथ में है। अब उस चार्ज पर हर एक पर फोर्स जो है, अब वो चल रहा है किधर? सभी एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। करंट इधर है तो चल रहा है इधर, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो हम अब लिखते हैं चार्ज कितना लिखते हैं, ये हम ई को जगह माइनस ई लिख देंगे, ठीक है। तो माइनस ए एल एन ई, और वी डी किधर है? जिधर करंट जा रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, राइट। वी डी जो है सो करंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में, और बी ये है आपका। अब ऐसा करते हैं, आपको पता है कि ये करंट डेंसिटी कितना होता है? वो होता है एन ई वी डी, ये है करंट डेंसिटी। एक्चुअली ई का वैल्यू यदि हम दे दें यहाँ पर
ए जो है सो करंट के डायरेक्शन में रहता है और ये वी डी जो है सो करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, तो यहाँ माइनस देंगे। तो माइनस एन ई वी डी, ये जो है सो एक साथ लिखते हैं और जो बच गया सो एक साथ लिख देते हैं। क्या बच गया है? ए एल। ये आपका हो गया करंट डेंसिटी, ये वाला। ये आपको मिल जाएगा पिछला जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर है उसमें। और ये आ गया भी, ये आ गया ए एल। अब ये जो करंट डेंसिटी है वो कितना होता है? वो होता है करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ से करंट कितना आ जाएगा? जे टाइम्स ए, जे के साथ में ए हम कर दें, जे के साथ में हमने ए कर दिया। इसको स्केलर प्रोडक्ट नहीं लिख सकते ना, यहाँ लिख देते हैं ए के बगल में, और ये क्रॉस प्रोडक्ट बी एल। अब जी और आई को क्या लिखेंगे? जी और ए को क्या लिखेंगे? यहाँ से करंट लिखेंगे, करंट लिख दिया हमने। अब करंट लिखा, इसका डायरेक्शन किधर कर दें? ये जो डायरेक्शन दिखा रहा है वो करंट के डायरेक्शन में दिखा रहा है, और करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, तो हम आई के ऊपर यहाँ पर ये हैट नहीं दे सकते ना। तो हम क्या करें? तो उसके लिए हम ऐसा करते हैं, इस एल को ही यहाँ पर ले आते हैं और उसके ऊपर हैट दे देते हैं। हैट नहीं है, ये पूरा वेक्टर साइन एरो मार्क है। और ये एल आपको क्या दिखा रहा है? ये एल तो दिखा ही रहा है कि लेंथ एल है, और वो दिखा रहा है कि ये करंट के डायरेक्शन में है, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट ही जो दिखा रहा है। इसको हम कहते हैं करंट एलिमेंट, इसका नाम दे देते हैं करंट एलिमेंट। तो इस तरह से आपको मिल गया यहाँ पर फाइनली आई एल क्रॉस बी। ये जो है फोर्स जो फील करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, कोई वायर, करंट करिंग वायर। तो स्टार्ट हमने कहाँ से किया? स्टार्ट हमने किया लॉरेंज फोर्स से, कि मैग्नेटिक फोर्स जो मूविंग चार्ज पर लगता है वो क्यू भी क्रॉस बी होता है। थोड़ा सा मैनिपुलेट किए इसको, चार्ज निकाले, कोई भी लेंथ एल ले लिए, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाले, उसको इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमें ये चार्ज मिल गया। वो चार्ज का वैल्यू यहाँ रखे, हाँ, और उसके बाद में फिर करंट डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है कि माइनस एन ई वी डी होता है, और इसको जो है सो हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किए, और फाइनली हमें मिल गया आई एल क्रॉस बी, जहाँ पर एल एक वेक्टर क्वांटिटी मैंने बना दिया। ये एल जो है, एल वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है यहाँ से यहाँ तक का लेंथ और डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन में। तो इस तरह से आपको मिल गया एफ एम मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट करिंग वायर इजकल टू आई एल क्रॉस बी। एल जो है सो करंट एलिमेंट कहते हैं इसको। ओके, यहाँ पर जो वायर था उसको मैंने तो स्ट्रेट वायर सोचा था ना। क्या कोई ज़रूरी है कि वायर स्ट्रेट होगा? नहीं होगा। यदि वायर स्ट्रेट नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इफ़ वायर इज़ नॉट स्ट्रेट तो हम क्या करेंगे? हम उसे छोटा छोटा एलिमेंट में फिर बांट देंगे। मान लीजिए ऐसे वायर है, तो हम इसको हमेशा तो ब्रेक कर सकते हैं छोटा छोटा। यहाँ तक तो हम इसको स्ट्रेट मान सकते हैं, ये डी एल तक। यहाँ पर इसको फिर हम स्ट्रेट मान सकते हैं, यहाँ पर इसको भी हम स्ट्रेट मान सकते हैं, बहुत छोटा है, डी एल टेंस टू 0 है। वहाँ पर तो इसको हम स्ट्रेट मान सकते हैं, और यहाँ पर जो इसके वजह से जो फॉर्मूला ये वाला हम आराम से लगा लेंगे। तो यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा वो हो जाएगा आई डी एल क्रॉस बी। यहाँ पर जो फोर्स निकलेगा वो होगा आई डी एल क्रॉस बी। ये डी एल और ए डी एल में थोड़ा फर्क है क्या? इस डायरेक्शन का, इसका डायरेक्शन अलग, इसका डायरेक्शन अलग है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो इस वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो होगा एफ फोर्स, एफ प्राइम। यहाँ पर जो होगा वो होगा एफ डबल प्राइम। इस तरह से सारे फोर्स निकलेंगे, और उस वेक्टर का जो है सम आप निकाल लीजिए। सम ओवर ऑल दिस स्मॉल फोर्स है ना, स्मॉल फोर्स है, डी लिख रहे हैं क्योंकि छोटा एलिमेंट लगा रहा है, छोटा फोर्स लगा रहा है, और यही जो है सो सबके लिए सम अप कर देंगे आई डी एल क्रॉस बी। ये आपका हो गया मैग्नेटिक फोर्स। यदि वो स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये वाला जनरल है। स्ट्रेट लाइन होगा तो डी एल जो है सब सेम हो जाएगा हर जगह, और सब टोटल यहाँ से लेकर, कहाँ है स्ट्रेट लाइन, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना फोर्स लगेगा वो तुरंत पता चल जाएगा। हम डी एल को जो है रिप्लेस कर देंगे एल से, यदि वो स्ट्रेट लाइन रहा तो, और स्ट्रेट लाइन नहीं रहा तो इसी तरह से लेंगे। बाद में यदि ज़रूरत पड़ेगा तो इसको हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट कर सकते हैं।
ओके, अब चलते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। वो एग्जाम्पल कह रहा है कि ए स्ट्रेट वायर of mass 200 gram and length 1.5 meter carries a current of 2 ampere. It is suspended in the mid air. ये देखिए इसको सस्पेंड कर दिया है by a uniform horizontal magnetic field B. What is the magnitude of the magnetic field? ये जो हवा में आपका जो है यहाँ पर लटका दिया है ये वायर को, ठीक है, इसमें कोई करंट फ्लो कर रहा है आई और हवा में इसको लटका दिया है। मैग्नेटिक फोर्स इस पर जो है ऊपर लगना चाहिए और ये तो इसका जो कि इसका वेट को बैलेंस करेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इसके वेट को बैलेंस करेगा, तभी यह हवा में लटका रह सकता है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, डायरेक्शन बाद में देखेंगे। मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा ये मैग्नेटिक फोर्स का जो वेट का है, और एफएम कितना देते हैं। ये करंट कैरिंग वायर है, अभी तुरंत फार्मूला निकाले थे, ये देखिए आई एल क्रॉस बी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सो आई एल क्रॉस बी वो लिखेंगे, मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड ले लिए। यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड किधर है, हॉरिजॉन्टल है, और ये जो वायर है उस पर जो फोर्स लग रहा है वो किधर लग रहा है, ये वर्टिकल लग रहा है। मैग्नेटिक फोर्स जो है वो हॉरिजॉन्टल है, यहाँ पर दिखा भी दिया डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल है, इनटू द प्लेन है। हमारा जो स्क्रीन है उसके अंदर में घुस रहा है, वो तो हॉरिजॉन्टल ही हो गया ना, क्योंकि स्क्रीन खुद ही वर्टिकल है और उसमें अंदर घुस रहा है ये डायरेक्शन, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, एल और बी के बीच का एंगल, एल माने कि इसका जो करंट इसमें जो फ्लो कर रहा है उसका वो हो गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, और बी जो है वो भी हॉरिजॉन्टल है लेकिन 90 डिग्री का एंगल बना रहा है यहाँ पर। ये बी इसके अंदर में घुस जा रहा प्लेन में और ये राइट साइड में, तो दोनों के बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। तो इसको लिखते हैं आई एल बी साइन 90 डिग्री इक्वल टू एम जी। बी का वैल्यू पूछा था, बी इज इक्वल टू आ गया आई एम जी डिवाइडेड बाय आई एल, जस्ट आई एल, बी तो निकाल रहे हैं, साइन 90 डिग्री 1 है, ये आपका आंसर है। जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। एम कितना है 200 ग्राम मीन्स 0.2 kg, जी कितना है 9.8 लीजिए, 10 लीजिए, बुक में 9.8 ले रहा है, हमने भी वही ले लिया। आई करंट कितना है 2 एम्पियर और एल कितना है 1.5 मीटर। इस सब को सिंप्लीफाई कीजिए, ये कुछ 0.65 न्यूटन का फोर्स आएगा, ये आपका आंसर हो गया। तो डायरेक्शन इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें बताने की जरूरत नहीं है। इसका मैग्नीट्यूड पूछा था केवल, तो मैग्नीट्यूड 0.65 न्यूटन, न्यूटन क्यों, टेस्ला ना, इसे मैंने फोर्स समझ लिया। 0.65 टेस्ला का फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। और ये देखिए 0.65 टेस्ला अच्छा खासा वैल्यू है। जैसे मैंने बताया जो सबसे सस्ता वाला देखिए मोटा मोटी जो MRI रहता है वहाँ पर 1 टेस्ला का लगा रहता है, वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर आपका आधा टेस्ला से ज़्यादा लगाना पड़ रहा है जस्ट 200 ग्राम को बैलेंस करने के लिए। 200 ग्राम का वेट को हवा में लटकाने के लिए आपको, यदि उसमें करंट आई जो बह रहा है वो 1.5 एम्पियर है, तो आपको 0.65 टेस्ला का लगेगा। वही करंट को यदि आप 10 गुना बढ़ा दें, जो कि घर में आराम से 15 एम्पियर तक का करंट यूज करते हैं ना, तो 15 एम्पियर 10 गुना यहाँ बढ़ा देते हैं नीचे में 15, तो 10 गुना ये कम हो जाता, 0.065 टेस्ला, बहुत कम लगता। तो करंट को बढ़ा देने से हमारा जो है मैग्नेटिक फोर्स में मैग्नेटिक फील्ड कम लगाना पड़ेगा सेम मैग्नेटिक फोर्स जनरेट करने के लिए। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट एग्जांपल है 4.2। इफ द मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू द पॉजिटिव वाई एक्सिस, यहाँ पर देखिए एक्स वाई एक्सिस दिखाया है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में है। ये देखिए ये जो मार्क दिखा रहा है ये दिखा रहा है कि ये परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन एंड गोइंग इन टू द प्लेन, स्क्रीन के अंदर घुसकर उधर निकल रहा है, ठीक है। तो वही हमारा वाई एक्सिस है, और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस भी यहाँ पर दिखाया हुआ है। ये देखिए एक्स वाई जेड एक्सिस आप जब भी दिखाओगे हमेशा ए जो है आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, ये जरूर सेटिस्फाई होना चाहिए। आई की तरफ अपना फिंगर रखिए एक्स एक्सिस की तरफ, वाई की तरफ कर्ल कीजिए, राइट हैंड लीजिए, उसके चारों फिंगर को एक्स एक्सिस की तरफ रखिए, उसे चारों को कर्ल कीजिए फिंगर को वाई की तरफ, आपका थंब जो है सो के की तरफ दिखाना चाहिए, तो वहाँ पर वैलिड है, सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है। तो बी जो है किधर है, वाई एक्सिस की तरफ है,
कुछ वैल्यू लिख देते हैं, बी को जो है सो लिख देते हैं B0 कोई वैल्यू है और इसका डायरेक्शन है y एक्सिस की तरफ, ठीक है। और एंड ए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर जो है सो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, उसका वेलोसिटी क्या है, मान लेते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कुछ है और डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की तरफ। व्हिच वे वुड द लॉरेंज फोर्स बी फॉर एन इलेक्ट्रॉन, लॉरेंज फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा है किधर होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए और दूसरा केस में प्रोटॉन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए पहले निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, चार्ज होता है निगेटिव माइनस ई, तो इस पर जो लॉरेंज फोर्स लगेंगे, जस्ट केवल मैग्नेटिक वाला, इलेक्ट्रिक यहाँ है फील्ड है नहीं, तो वो क्या होता है क्यू भी क्रॉस बी होता है, राइट। और भी क्रॉस बी यहाँ से आप निकाल सकते हो आराम से, पहले उसको निकाल ही लेते हैं यहीं पर। ये कुछ वैल्यू है, उसने वैल्यू नहीं पूछा है, उसने जस्ट डायरेक्शन पूछा है, तो यहाँ पर वैल्यू अपने मन से हमने V0 और B0 ले लिया है। तो V किधर है, J की तरफ, और न V है I की तरफ, ये है I की तरफ, I क्रॉस J आया आपका क्या K, V0 B0 ये K आया, तो Q का वैल्यू जो है Q रहने दीजिए, और ये आया आपका V0 B0 K। अब इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं, तो Q का वैल्यू माइनस ही है, उसको माइनस रखना पड़ेगा, V0 B0 K। अब यहाँ से आप डायरेक्शन देखिए, इस मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर आया, निगेटिव ऑफ K एक्सिस, निगेटिव ऑफ K एक्सिस मतलब माइनस जेड एक्सिस में, डायरेक्शन आपका हो गया माइनस जेड एक्सिस की तरफ, ये आपका आंसर। दूसरा है प्रोटॉन के लिए, दूसरा क्वेश्चन है प्रोटॉन के लिए जो कि पॉजिटिव चार्ज है। तो प्रोटॉन के लिए वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा चार्ज का, लेकिन आपकी साइन इसका प्लस हो गया, पोलैरिटी प्लस है। तो अब डायरेक्शन किधर आएगा, इसका डायरेक्शन दिखाने से पहले फोर्स दिखाना पड़ेगा ना, यहाँ से दिखा सकते हैं एग्जैक्टली सब कुछ सेम, माइनस की जगह प्लस, ये माइनस था, माइनस की जगह प्लस, तो प्लस E0 B0 K एक्सिस, और इसका डायरेक्शन आपको नजर आ रहा है प्लस K की तरफ, सो जेड एक्सिस की तरफ, पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। अब है मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड, मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर हम दो केस कंसीडर करेंगे। पहला केस में जो वेलोसिटी है, देखिए आप यदि एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर चुपचाप रख देंगे तो कुछ नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, उसे कोई मैग्नेटिक फोर्स फील नहीं होता, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है क्यू भी क्रॉस बी। यदि भी को आपने जीरो कर दिया तो फोर्स जो इस पर लगेगा वो भी जीरो हो जाएगा, तो कोई फोर्स नहीं, वो चुपचाप बैठा रहेगा। लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू करेगा वो फोर्स फील करेगा, वेलोसिटी का वैल्यू जैसे ही नॉन जीरो होगा एक फोर्स फील करेगा। और ये फोर्स का डायरेक्शन किधर होता है, भी के डायरेक्शन में के परपेंडिकुलर, और बी के भी परपेंडिकुलर। ये भी और बी जो दोनों है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स फील करेगा। यहां पर क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं, वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन, स्क्रीन के परपेंडिकुलर है, और इनटू द प्लेन है, मतलब कि हम दूर प्लेन के अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। और यहाँ पर जो चार्ज है उसको मैंने वेलोसिटी दिया है स्क्रीन के प्लेन में, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया इधर स्क्रीन के प्लेन में, तो स्क्रीन के प्लेन में हमने दिया, तो फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा मैग्नेटिक फोर्स, सीधे वही फार्मूला लगाएंगे मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला, क्यू भी क्रॉस बी, क्यू तो क्यू है, और भी और बी के बीच में एंगल कितना है, एंगल यहाँ पर देखिए भी इस प्लेन में है स्क्रीन के प्लेन में, और बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, इन टू द प्लेन है, तो 90 डिग्री एंगल हो गया। तो ये आपका आ गया क्यू भी बी, इतना आया। इसका डायरेक्शन, इस फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, तो भी क्रॉस बी, पहले भी की तरफ आप फिंगर रखिए, यहाँ पर हम भी की तरफ फिंगर रखते हैं, उसको फिंगर को चारों फिंगर को कर्ल करते हैं बी की तरफ, अपना राइट हैंड लेना है, राइट हैंड रूल। तो राइट हैंड का जो है सो चारों फिंगर को पहला वेक्टर जो ए क्रॉस बी
क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर का, यहाँ पर भी क्रॉस बी, तो भी के डायरेक्शन में हम लेते हैं, उसे कर्ल करते हैं बी के डायरेक्शन में। थंब हमें ऊपर दिखा रहा है, तो ऊपर दिखा रहा है मतलब यदि इसको हम कहें x, इसको कहें y, तो y डायरेक्शन में हो जाएगा, जी डायरेक्शन में। और मैग्नीट्यूड केवल जो है क्यू भी ऊपर दिखा रहा है y डायरेक्शन में, मतलब फोर्स देखिए इधर लग रहा है, यही y डायरेक्शन में फोर्स इधर लग रहा है। यहाँ पर जब गया तो फिर वही क्यू भी क्रॉस बी निकालिए, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन। अब भी जो है भी की तरफ रखे, कर्ल इधर करें, ठीक है, नहीं भी की तरफ रख के बी की तरफ कर्ल करें तो आपको लेफ्ट दिखा रहा है आपकी, ये यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर आ जाइए, फिर भी की तरफ फिंगर कीजिए अपना चारों, राइट हैंड का चारों फिंगर भी की तरफ कर्ल कीजिए उसे बी की तरफ, तो वो डायरेक्शन दिखाएगा आपको बी का इधर। तो बी एफ का डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ है, रेडियल है, और यह मैग्नेटिक फोर्स जो है वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। हमेशा यदि डायरेक्शन जो है रेडियल है तो क्या होगा, वो रेडियल जो हमेशा डायरेक्शन रहता है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकता है। ये रेडियल फोर्स है, हमेशा सेंटर की ओर फोर्स लग रहा है, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर देगा, और जिसका वैल्यू कितना होता है एक सर्किल में घूमने के लिए mv²/r। तो यहाँ पर जो है क्यू भी जो कि मैग्नेटिक फोर्स है वो हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, और यहाँ से एक तो भी खत्म हो गया और r निकल आया आपका mv/qb। ये है रेडियस ऑफ सर्किल। तो आप यदि इस प्लेन में किसी भी स्पीड से एक बार घुमा दें, इसे चला दें, ठीक है, चलाते रहना पड़ेगा, चला के छोड़ देने से नहीं होगा ना, लेकिन छोड़ ही तो देना है। एक्चुअली क्या करना है कि इस प्लेन में कोई फोर्स तो लग नहीं रहा, तो आप लगा एक बार इसको स्पीड दे दीजिए, और कोई फोर्स और है नहीं, मान लीजिए फ्रिक्शन वगैरह सब कुछ गायब है, तो ये उसी से चलता रहेगा, और उसी से चलता रहेगा तो ये एक सर्किल में घूमना शुरू कर देगा, और वो सर्किल का रेडियस होगा mv/qb। अब यहाँ से देख सकते हैं कि इस सर्किल को बड़ा करना है तो आपको जो है सो मैग्नेटिक फील्ड को छोटा करना है, छोटा में घुमाना है तो मैग्नेटिक फील्ड को बड़ा करना है। और एक गिवन भी और चार्ज उसका, ये जो मोमेंटम हो गया r=mv हो गया, तो mv यदि बिगर है मतलब मोमेंटम जो है सो ज़्यादा बड़ा है, और मोमेंटम रिलेटेड है काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है मोमेंटम के टर्म में, p²/2m, p मोमेंटम है। तो मोमेंटम बड़ा है मतलब काइनेटिक एनर्जी बड़ा है, तो यहाँ पर आपको r=mv से देख रहे हैं कि r जो है सो बड़ा है, ये बड़ा रेडियस में चक्कर लगाएगा। ठीक है, तो ये तो रेडियस हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि ये चक्कर लगाने में टाइम कितना लगाता है। एक कंप्लीट को चक्कर लगाने में जो टाइम लगाता है उसको हम टी कहते हैं, टाइम पीरियड। वो कितना होगा, तो वो होगा, यहाँ पर देखिए आपका स्पीड जो है सो कांस्टेंट है v, राइट, और टाइम आपने t लगाया, और इतना टाइम में वो कितना डिस्टेंस चल लेगा vt, और ये डिस्टेंस ही तो सरकमफेरेंस है ना। v स्पीड से हर जगह चल रहा है, v स्पीड से हर जगह चल रहा है, और t टाइम तक चला तो ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, जो कि 2πr है। वही मैंने यहाँ लिखा, t डिस्टेंस में वो 2πr डिस्टेंस, t टाइम में वो 2πr डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो t कितना आ गया 2πr/v। ये डिस्टेंस है आपका, सोच सकते हो ये डिस्टेंस है vt। तो 2πr/v कितना आया, यहाँ से देखिए r/v आया m/qb, m/qb। तो इस तरह से टाइम आपका आ गया 2πm/qb। ये देखिए अब वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, या फिर यहाँ से एंगुलर फ्रीक्वेंसी आप कह सकते हो जो कि 2π/t होता है, तो 2π/t आ गया qb/m, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये दोनों रिलेटेड है ना, तो टाइम जो पीरियड है, टाइम पीरियड और एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये दोनों ही वो इंडिपेंडेंट है वेलोसिटी से। कितना बड़ा आप वेलोसिटी देते हो वो फर्क नहीं पड़ता, उससे फर्क नहीं पड़ता। कितना बड़ा आपने फील्ड लगा कर रखा है,
क्या चार्ज है उस पार्टिकल पर, और उस पार्टिकल का मास क्या है, इन चीज़ों पर डिपेंड करता है टाइम पीरियड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। वो इस बात पर नहीं डिपेंड करता है कि कितना स्पीड से आपने उसे मूव कराया। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट। क्योंकि आप उसे थोड़ा सा जस्ट पुश कर दीजिए, थोड़ा सा पुश कर दीजिए, तो ये जो है सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से वो चक्कर लगाना शुरू करेगा। इस रेडियस पर वो जो चक्कर लगाएगा उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा। हाँ, आपने यदि उसे थोड़ा सा दिया है तो मोमेंटम उसका पर डिपेंड करेगा कि उसका वेलोसिटी कितना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ सर्किल कितना होगा। लेकिन एक राउंड लगाने के लिए उसको सेम टाइम लगेगा, चाहे छोटा में लगाए या बड़ा में लगाए, मैंने छोटा सर्किल में लगाए या बड़ा सर्किल में लगाए। ओके, तो यहाँ पर हमने ये कंसीडर किया था इस सिचुएशन में, इस केस में, कि हमारा वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है बी के। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो जो वेलोसिटी आपने से भी दिया है वो परपेंडिकुलर नहीं है बी के, तो क्या होगा? तो उस वेलोसिटी को हम डिकम्पोज कर सकते हैं, उसको रिजॉल्व कर सकते हैं दो डायरेक्शन में। एक मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। वही केस यहाँ पर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो वेलोसिटी है उसको हम रिजॉल्व कर देते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं दो ठो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, अलोंग एक ठो बी के डायरेक्शन में और दूसरा परपेंडिकुलर टू बी के डायरेक्शन में। जो अलोंग बी है उसको भी पैरेलल कह देंगे और जो परपेंडिकुलर है टू बी उसको भी परपेंडिकुलर कह देंगे। अब आप देखिए, ये जो केस है वो पहला वाला केस आ गया, सेकेंड वाला। फर्स्ट केस में हमने क्या देखा था कि हम उसे कोई स्पीड दे रहे हैं जो कि वो भी के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर भी परपेंडिकुलर आया, इसी को डिकम्पोज किए तो भी जो है इसको हम ऐसे डिकम्पोज कर सकते हैं ना, भी परपेंडिकुलर प्लस भी पैरेलल, और ये दोनों परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। आप इसे ऐसे सोच सकते हो कि भी परपेंडिकुलर ई प्लस E1 देंगे, भी पैरेलल E2 देंगे, और यहाँ पर E1 और E2 जो है वो पैरेलल है, मतलब उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, ऐसे लिख सकते हैं। और ये जो सेकंड केस आया भी परपेंडिकुलर वाला, वो तो आपका पहला वाला केस आ गया। पहला केस जिसमें कि यदि हम परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड वेलोसिटी देते हैं तो वो चक्कर लगाने लगता है, सर्कुलर मोशन करता है, और इस सर्कुलर मोशन का स्पीड कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना हो जाएगा, कर्वेचर नहीं कहेंगे, रेडियस ऑफ सर्किल कितना हो जाएगा, एम भी के जगह पर अभी परपेंडिकुलर लिखेंगे बाय क्यू बी। तो ये तो हो गया परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और ये पैरेलल डायरेक्शन में क्या होगा? पैरेलल डायरेक्शन में शुरू में कोई स्पीड नहीं था, ठीक है। अब पैरेलल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा क्या? फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स पैरेलल डायरेक्शन में, पैरेलल टू बी, वो तो नहीं लगेगा ना। फोर्स क्या होता है, क्यू बी क्रॉस बी। अब बी जो ये पैरेलल है, इसके बी के पैरेलल है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना आ गया, 0 डिग्री। तो फोर्स नहीं लगेगा, फोर्स 0 है। फोर्स 0 है, इसका मतलब है एक्सलेशन जो है पैरेलल डायरेक्शन में 0 है। मतलब यदि उसको कोई वेलोसिटी मिल गया है यहाँ पे भी पैरेलल, तो उसी स्पीड से वो चलता रहेगा। तो देखिए यहाँ पर दिखा रहा है उसी स्पीड से चलता रहेगा, तो भी पैरेलल जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो भी पैरेलल ना बढ़ेगा ना घटेगा, उसी स्पीड से चलता रहेगा। और किसके डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। एक टाइम पीरियड में कितना चलेगा, जितना देर में, ये यहाँ पर टाइम पीरियड इसका है ना, कितना है टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई, मैं भूल गया, 2 पाई एम बाई क्यू बी, एम बाई क्यू बी। एक टाइम पीरियड जब तक वो कंप्लीट करता है, एक कंप्लीट राउंड, तब तक वो आगे बढ़ जाएगा। देख रही, यहाँ से स्टार्ट किया, इधर घूम रहा है, हाँ, लेकिन अब ये हेलिकल पाथ ले लेगा, इधर से चल रहा है, फिर यहाँ से ऐसे निकल कर ऐसे चल रहा है, और ये बी के डायरेक्शन में इसलिए चल रहा है क्योंकि इसको कोई वेलोसिटी है, भी पैरेलल है इस डायरेक्शन में, देखिए भी पैरेलल है, और उस कांस्टेंट स्पीड से वो चल रहा है। तो एक चक्कर लगाने में उसे जो टाइम लगता है, टाइम पीरियड है वो 2 पाई एम बाई क्यू बी। इतना टाइम में एलोंग बी, बी के डायरेक्शन में वो कितना चलेगा, सिंपल फार्मूला यहाँ पर है, एस इक्वल टू वी टी का फार्मूला लगाएंगे,
क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन 0 है इस डायरेक्शन में। तो वो कितना चलेगा उस डायरेक्शन में, वो चलेगा, उसको हम पिच कहते हैं, इसी को तो पिच कहते हैं। हेलिक्स जो है ऐसे जो है हेलिक्स, एक कंप्लीट राउंड में लगाने में, यहाँ से कंप्लीट राउंड लगा के फिर उसी जगह पर आ जाता है, तो जितना डिस्टेंस वो चलता है उसको पिच कहते हैं। यहाँ पर था उसी फेज में यहाँ आ गया, लेकिन एक चक्कर लगाने के बाद में। अभी इधर लीनियर डिस्टेंस है, पिच है, तो पिच कितना हो गया, पिच हो गया टाइम और भी पैरेलल का प्रोडक्ट, एस इक्वल टू वी टी। टाइम हमने निकाला है 2 पाई एम बाई क्यू बी और भी पैरेलल। तो ये आपका पिच जो है पी से डिनोट कर देते हैं, इतना पिच जो है आपको मिलेगा हेलिकल पाथ का। ओके, अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है। एग्जांपल ये है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, मास इलेक्ट्रॉन का तो आपको पता ही है 9 टाइम्स 10 पावर -31 kg। और ज़्यादा प्रिसाइज कहना चाहते हैं तो 9.108 टाइम्स 10 पावर -31 kg, एंड चार्ज है 1.6 टाइम्स 10 पावर -19 कूलम। इसका भी शायद 1.608 है ऐसे। मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 3 टाइम्स 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत ज़्यादा है। लाइट का स्पीड है 3 टाइम्स 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड, तो उसका 10% ही कम है। 10% ही लगभग कम है, ऑलमोस्ट 90% है, राइट। एक फैक्टर 10 से कम है केवल। इन ए मैग्नेटिक फील्ड 6 टाइम्स 10 पावर -4 टेस्ला, परपेंडिकुलर टू इट। वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के। यदि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के तो वो चक्कर लगाएगा सर्किल में। और इसका रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा इसका एम भी मोमेंटम बाय क्यू बी, ये आपको याद रखना है। ऊपर में मोमेंटम है यहाँ पर, बाय क्यू बी चार्ज बी, तो कितना आ जाएगा, सबका वैल्यू दिया हुआ है। मोमेंटम आपको ये रेडियस निकालना है सर्किल का, निकाल लीजिए। मास दिया है 9 टाइम्स 10 पावर -31 kg। वेलोसिटी दिया है ये यहाँ पर 3 टाइम्स 10 पावर 7 मीटर पर सेकेंड। चार्ज दिया है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 टाइम्स 10 पावर -19 कूलम। और बी का वैल्यू दिया है मैग्नेटिक फील्ड, ये देखिए 6 टाइम्स 10 पावर -4 टेस्ला। अब सबका वैल्यू आप निकालिए। ये 2 बार में इधर चला गया, ये 9 है बाय 3.2 है, और बच गया केवल 10 का पावर, ये 19 है, और 4 23 हुआ, ऊपर जाकर 30 हो गया। ये कितना आ गया, तो ये आया 9 बाय 3.2 मीन्स 32। ये कितना आ जाएगा आपका, समथिंग 28 सेंटीमीटर आएगा। ये मीटर है, 28 सेंटीमीटर के करीबन आएगा। ये आपका आंसर। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंसी क्या है, व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी निकालना है आपको। फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, और टाइम पीरियड कितना होता है 2 पाई आर बाय भी होता है। इसका उल्टा होगा ना, भी बाय 2 पाई आर, और भी का वैल्यू जो है सो यहाँ से रख दीजिए। भी बाय आर का वैल्यू, भी बाय आर का वैल्यू क्यू बी बाय एम, 2 पाई एम, इतना वैल्यू आ गया। सबका वैल्यू रखिए। क्यू का वैल्यू रखिए फिर 1.6 टाइम्स 10 पावर -19 कूलम। बी का वैल्यू है 6 टाइम्स 10 पावर -4 टेस्ला। 2 पाई का वैल्यू है 3.14, और एम का वैल्यू है, एम कितना है 9 टाइम्स 10 पावर -31 kg। इसको आप सब मिलकर सिंप्लीफाई कीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 से ये 3 चला गया, 3 से ये 3 चला गया, तो ऊपर में बचा 1.6 टाइम्स, नीचे में 3 टाइम्स 3.14, और इधर आ गया आपका 31, 34 नहीं 34 नहीं,
19 4 23 इधर है, 23 23 हो गया। अरे यहाँ पर आपका 9 8 8 होगा। ये कितना होगा आपका? ये देखिए जो पाई का वैल्यू है 3.14, उसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 आ जाता है। तो 1.6 बाय 10 टाइम्स 10 पावर 8। तो इस तरह से आपका वैल्यू आ गया 1.6 टाइम्स 10 पावर 7, इतना हर्ट्ज। ये आपका आंसर। और फाइनली आपको पूछा गया है कि काइनेटिक एनर्जी बताइए, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो काइनेटिक एनर्जी बताना है। काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम का वैल्यू है 9 टाइम्स 10 पावर -31 kg। भी का वैल्यू, वेलोसिटी आया था, कितना आया था? वेलोसिटी तो दिया हुआ है 3 टाइम्स 10 पावर 7, उसका स्क्वायर। ये कितना आ गया? 3 स्क्वायर 9 9 81/2, ये आ गया 14 और ये आ गया 31। तो कितना आ गया? 17। इतना जूल है आपको। अब जूल को आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से डिवाइड कर देते हैं ई से, जिसका वैल्यू होता है 1.6 टाइम्स 10 पावर -19 कूलम। ये हो गया 81/3.2 नीचे में, और ऊपर में हो गया 2, राइट। इसको हम 8.1/3.2 लिख सकते हैं। ये हो गया 10 पावर 3, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहीं से आ गया। और ये कितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया? समथिंग लाइक ऐसा कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम यूज करते हैं पाई टाइम्स 3.2 इक्वल टू 10 होता है। पाई टाइम्स 3.2 ए एक्चुअली 10 होता है। पाई टाइम्स 3 वो 10 नहीं होता ना, वो कैसे 10 हो जाएगा? 3 टाइम्स 3 9.42 होता। तो पिछला आंसर थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इसमें प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हो सकता है। एनीवे वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर हम देखिए इसको सब्स्टिट्यूट सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करते हैं? ये जो 8.1 है उस तो रहने देते हैं। यहाँ पर 3.2 को हम 3 से मल्टीप्लाई नीचे करते हैं, ऊपर करते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि ये हमारा 10 हो गया, और 10 ये जब ये हो गया है तो 1 तो 10 यहाँ से चला जाएगा, और ये हो जाएगा 2 4 3। यहाँ पर 10 को यहीं पर ले गए, 2.43 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर। यहाँ मुझे इसको यूज करना था तो मुझे पाई से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? ये कोई फायदे का काम नहीं है। और आप इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2.5 आएगा। इससे बढ़िया तो यही था कि ये 3.2 जो है इसको हम इधर से कर लेते हैं। 8.1/3.2 था, इसको हटा देते हैं। ये जो है 2 का पावर है, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि 1000, यहाँ भी 1000 कर लें। तो 8 से ये इतना बार में चला गया, 8 ये जो है, और ये सभी बेकार का लंबा चौड़ा हो रहा है केवल। फिर यहाँ से तो मुझे करना ही पड़ेगा, तो ये सभी बेकार है। सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, आपका इतना आ जाएगा आंसर। तो ये था आपका मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर आपने देखा कि जब स्टैटिक चार्ज होते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं, और वही चार्ज जब मूव करने लगता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। और वो मैग्नेटिक फील्ड जो है फिर किसी दूसरे मूविंग चार्ज पर फोर्स लगाते हैं, लॉरेंज फोर्स। क्यू भी क्रॉस बी, ये मैग्नेटिक फोर्स है, क्यू भी क्रॉस बी। और करंट जो है किसी वायर में यदि बह रहा है तो उसमें करंट है, मतलब चार्ज मूविंग चार्ज है, तो उस पर भी फोर्स लगेगा। और यहाँ से हमने इसी फार्मूला से यहाँ से ला के दिखाया, ये हो गया आई एल क्रॉस बी। क्यू भी क्रॉस बी जो है सो यहाँ पर आई हो गया करंट,
और ये भी की जगह पे एल हो गया, एल क्रॉस बी, ये हो जाता है। और इसके बाद मैंने दिखाया कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यदि आपने किसी चार्ज पार्टिकल को स्पीड दे दिया है जस्ट इसको, तो वो एक चक्कर लगाने लगेगा सर्किल में, जिसका रेडियस होता है मोमेंटम बाय क्यू बी। और यदि इसको परपेंडिकुलर में डायरेक्शन नहीं दिया तो आप इस वेलोसिटी को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप रिजॉल्व कर सकते हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा जिसको भी परपेंडिकुलर कहेंगे, और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा जिसको भी पैरेलल कहेंगे। भी परपेंडिकुलर से आपको ये रेडियस मिल जाएगा ऑफ सर्किल जिसमें चार्ज पार्टिकल मूव सर्कुलेट करेगा, और भी पैरेलल आपको हेलिकल पाथ का पिच दे देगा कि एक टाइम पीरियड में वो कितना डिस्टेंस चलता है, ये पिच मिल जाएगा आपको। तो ये था मूविंग चार्जेस का एंड मैग्नेटिक फील्ड का फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आगे बात करेंगे कि किसी भी वायर में यदि करंट फ्लो कर रहा है तो वो कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। थैंक यू।